सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 25 जनवरी 2023। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले जुड़े हुए सभी लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें और सभी लोग अपने प्यारे प्यारे हार्ट्स देकर अपनी प्रेजेंटी दे दें। और जितने भी लोग चैनल में पहली बार जुड़ रहे हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ सुबह 6 बजे हम डेली करंट अफेयर बहुत ही डिटेल में जाकर पढ़ते हैं, जिससे एक भी न्यूज़, एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आपसे छूटने ना पाए। और इसी क्लास में करंट अफेयर के अलावा मैं आपके बीच स्टैटिक जीके भी तमाम सारी डिस्कस करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। आज की पहली न्यूज़ है क्रिकेट क्षेत्र से। क्या है न्यूज़ क्रिकेट क्षेत्र से? तो क्रिकेट क्षेत्र से न्यूज़ ये है कि विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या आईसीसी टी20 टीम में शामिल किए गए हैं, याद रखिएगा। तो भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को 2022 के लिए आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर के खिलाड़ियों के रूप में शामिल किया गया है। आईसीसी द्वारा घोषित टीम की कप्तानी इंग्लैंड के टी20 विश्व कप विजेता कप्तान जोस बटलर करेंगे। 3 भारतीय महिला क्रिकेटरों को भी शामिल किया गया है, जिसमें स्मृति मंधाना है, दीप्ति शर्मा है और ऋचा घोष है। उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को पुरुषों की टीम के आईसीसी टी20 में शामिल किया गया है, जबकि महिलाओं की टी20 टीम में स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को शामिल किया गया है। जबकि आईसीसी द्वारा जो टीम घोषित करी गई है, इसकी कप्तानी इंग्लैंड के वर्तमान कैप्टन जोस बटलर द्वारा करी जाएगी। न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात हुई है आईसीसी की। क्या होता है आईसीसी? तो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में करी गई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, ये वर्तमान में आईसीसी के हेड है। इसके अलावा ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट को रेगुलेट करती है। भारतीय स्तर पर रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है? तो वो बीसीसीआई है, यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेटिंग कंट्रोल इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 के अंदर हुई थी। वर्तमान में इसके हेड हैं रोजर बिन्नी। इससे पहले सौरव गांगुली हुआ करते थे। 2022 की समाप्ति में रोजर बिन्नी इसके नए हेड बने थे। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अगर बात करें बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो ये मुंबई में पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको पहली न्यूज़ अच्छे से, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है 24 जनवरी को 2 दिवस हम लोगों ने मनाए थे। एक तो मनाया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि 24 जनवरी को मनाते हैं। तो विश्व स्तर पर शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2023 की थीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि रही है टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन। एक बार फिर से देखिए, टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन, ये इसकी थीम रही है। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित करने के बाद करी गई थी। बात करें तो नाइजीरिया और अन्य 58 सदस्य देशों ने इस संकल्प का सहलेखन किया था। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम सबसे इंपॉर्टेंट है टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन। बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे की आई है, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर आपके बीच स्टैटिक जीके पॉइंट के रूप में सारे इंपॉर्टेंट डेज जो भी जनवरी में अभी तक बीते हैं उनको डिस्कस करूंगा। 1 जनवरी को मनाते हैं डीआरडीओ डे। इस बार 65 नंबर का डीआरडीओ डे का स्थापना दिवस था। 1958 में स्थापना हुई थी। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। ब्रेल लिपि की खोज करी थी इन्होंने, जो कि अंधे लोगों की एक लिपि होती है। इसके अलावा 6 जनवरी को महाराष्ट्र के पत्रकार थे दामोलकर, उनकी याद में पत्रकारिता दिवस महाराष्ट्र में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे।
इसके अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती इस बार मनाई गई, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा बात करें तो 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा पराक्रम डे अभी हम लोगों ने मनाया था 2 दिन पहले ही, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। एक पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 11 अक्टूबर को। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इन सारे पॉइंट को आपको बार बार लर्न करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है, मुंबई में 27 से 31 जनवरी तक एससीओ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, ऐसी घोषणा कर दी गई है। तो संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म महोत्सव का आयोजन मुंबई में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन एससीओ में भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रहा है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की कुल 57 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतियोगिता वर्ग के लिए 14 फिल्मों का नामांकन किया गया है। तो याद रखिएगा, मुंबई में 27 से 31 जनवरी तक एससीओ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। संघाई एक प्रकार का संगठन है जिसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में पड़ता है, याद रखिएगा। अच्छा, आप जानते हैं क्या सार्क यानी दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? कमेंट कॉलम में आप आंसर करिएगा। और इसके अलावा मैं बता दूं, जिसको भी हेडक्वार्टर नहीं पता है तो एक वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर के आप उस प्लेलिस्ट के एक वीडियो को देख कर आइए, जहां मैंने हेडक्वार्टर को डिस्कस किया हुआ है, एक एक संगठन को मैंने डिस्कस किया हुआ है और उन संगठनों का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, इन सारी बातों को मैंने डिस्कस किया है। तो जा करके उस वीडियो को आप जरूर देखिए, वो क्लासें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको पता है वर्तमान समय में एसएससी जीडी की परीक्षाएं चल रही हैं, तो जिन लोगों के एग्जाम अभी 5-6-7 दिनों में है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग क्या करें कि वो प्लेलिस्ट को उठाएं। उसमें लगभग 50+ जीके वन लाइनर के क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 से 12 मिनट की क्लास है। आप अगर 2x स्पीड में भी देखेंगे तो 5 से 6 मिनट में एक क्लास हो जाएगी। प्रयास करिए कि एक दिन में 10 क्लास कंप्लीट कर लें, आप लगभग 10 क्लास कंप्लीट कर लें। और फिर जब आप पेपर देकर आएंगे ना, तो कमेंट कॉलम में आप खुद ही आंसर करेंगे कि सर आपकी क्लास से पढ़े हुए सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ पर बढ़ने से पहले कुछ एससीओ के बारे में जान लेते हैं, यानी संघाई सहयोग संगठन, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे। तो एससीओ एक बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को करी गई थी। मुख्यालय जैसा मैंने अभी आपको बताया बीजिंग चाइना में पड़ता है। 8 सदस्य देश हैं, जिसमें चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। जल्दी जल्दी से इनकी राजधानियां भी जान लीजिए। चीन, जिसकी राजधानी क्या है बताइए जरा कमेंट कॉलम में। भारत की तो आपको पता ही है, दिल्ली है, नई दिल्ली है। ठीक है, कजाकिस्तान की क्या अस्ताना है, किर्गिस्तान की क्या है बिश्केक, रूस की क्या है तो आप जानते हैं क्या मॉस्को। ठीक है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, तजाकिस्तान की क्या है दुशानबे है, उज्बेकिस्तान की क्या है ताशकंद है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। 3 पर्यवेक्षक कंट्री भी हैं, जिसमें बेलारूस है जिसकी राजधानी मिन्स्क है, ईरान की तेहरान है और मंगोलिया की खुरल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, ये बताइए ईरान की नई करेंसी का नाम क्या है? मैंने आपको कमेंट कॉलम में लिखने के लिए बोल दिया है, तो आप जरूर कमेंट कॉलम में बताइएगा कि ईरान की नई करेंसी का नाम क्या है। बात करें भारत देश की, तो 2017 में भारत एससीओ में शामिल हुआ था, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत 2017 में बना था, याद रखिएगा। तो ये कुछ एससीओ से रिलेटेड स्टैटिक जीके के पॉइंट थे। बात करें एससीओ शिखर सम्मेलन की, तो 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप सोचते बहुत ही पुरानी न्यूज़ आ गई, नहीं, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके के, जो आपको लगता है ये जीके का क्वेश्चन है लेकिन वो जुड़ा हुआ होता है करंट अफेयर से। तो याद रखिएगा कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है यूएस राष्ट्रपति से, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से क्या है न्यूज़। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने
टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नामित किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया में मानवाधिकारी के लिए विशेष राजदूत के रूप में नामित किया है। यह पद वहां पर 2017 से लगातार खाली था। एक लंबे समय तक राजनयिक रह चुकी हैं टर्नर और वर्तमान में राज्य विभाग में लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम ब्यूरो में पूर्वी एशिया और प्रशांत कार्यालय में निदेशक के पद पर हैं। इससे पहले उत्तर कोरियाई मानवाधिकारों पर राजदूत के कार्यालय में विशेष सहायक के रूप में भी कार्य कर चुकी है। तो याद रखिएगा, यूएस राष्ट्रपति ने टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। यूएसए की बात करें तो यहाँ की उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस, आप जानते ही होंगे। तो ये बताइए यहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये किस एक नंबर की है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले ये भी बता दीजिए कि उत्तर कोरिया के तानाशाह का नाम क्या है। ये तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं। ठीक है, उत्तर कोरिया की कुछ बात कर लेते हैं। चलिए, इसी में आपको सब पता भी चल जाएगा। उत्तर कोरिया एक पूर्वी एशिया का देश है और कोरियाई महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। राजधानी प्योंगयांग है। अपने पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद 2011 से उत्तर कोरिया का नेतृत्व वहां के तानाशाह किम जोंग उन कर रहे हैं। डीपीआर के एक दलीय तानाशाह देश है। देश की आधिकारिक विचारधारा ज्यूचे या राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता है। 2018 तक बात करें उत्तर कोरिया की नॉमिनल जीडीपी अनुमानित रूप से $32.1 मिलियन थी। उम्मीद करता हूं न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गोवा एयरपोर्ट से। क्या है न्यूज़, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। तो गोवा एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। तो गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोवा एयरपोर्ट की बात आती है तो आप न्यूज़ से लिंक करिए। अभी कुछ दिन पहले ही गोवा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पार्रिकर के नाम पर किया गया था। कौन थे मनोहर पार्रिकर? तो गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और हमारे केंद्र सरकार के अंतर्गत रक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुके थे, जिनका निधन हो गया था कैंसर के चलते। ठीक है, तो गोवा एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड जीता है। इसे नागरिक उड्डयन 2023 के लिए एसोचैम के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार समारोह में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत सम्मानित किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पद पर है। पुरस्कार एमआईए द्वारा की गई उत्कृष्ट पहल के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि गोवा एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। अब यहाँ बात एयरपोर्ट की आई है तो क्या आप जानते हैं भारत में कितने प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? नहीं जानते हैं ना? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक है ना, उस लिंक को खोलिए और जाइए। वहाँ पर जो 50+ क्लास है उसमें थंबनेल से देखिए, एक क्लास ऐसी भी है जहाँ मैंने भारत के प्रमुख सारे एयरपोर्ट को डिस्कस किया है। तो जा करके आप जरूर देख लें, आपको एक एक एयरपोर्ट पता चल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आकर बताइए दाबोलिम एयरपोर्ट किस एक राज्य में पड़ता है। और चौधरी चरण सिंह, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है, तो अपने आसपास कहीं पड़ता है। फिर भी आप शहर का नाम बताइए, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है। एसोचैम की यहाँ पर बात आई है तो आओ कुछ जान लेते हैं एसोचैम के बारे में कि एसोचैम आखिर क्या है। तो एसोचैम यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। नई दिल्ली भारत में यह स्थित है, यानी इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना 1920 में कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में वाणिज्य मंडलों के एक समूह द्वारा करी गई थी। संगठन का लक्ष्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों को बढ़ावा देना है। अध्यक्ष वर्तमान समय में है सुमंत सिन्हा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है पंजाब राज्य से और बहुत ही गौरव की बात है। इस टाइप की न्यूज़ की सराहना मैं हमेशा से करता हूं कि हमारे देश की लड़कियां बहुत ही बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं। तो पंजाब में पहली बार 2 महिला आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी बना दिया गया है। गुरप्रीत कौर देव और शशि प्रभा द्विवेदी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के पद पर पदोन्नत होने वाली पंजाब की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली है गुरप्रीत कौर देव और दूसरी है शशि प्रभा द्विवेदी। वे डीजीपी के रूप में पदोन्नत होने वाले 7 अतिरिक्त डीजीपी रैंक के अधिकारियों में शामिल होंगी, जिससे राज्य में शीर्ष पुलिस रैंक वाले लोगों की कुल संख्या 13 हो जाएगी। पदोन्नत होने वाले सभी व्यक्ति 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। गुरप्रीत की बात करें तो गुरप्रीत राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी थी। तो याद रखिएगा, गुरप्रीत राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, यानी पंजाब राज्य की।
आईपीएस अधिकारी की बात हुई है तो ये बताइए भारत के पहले आईपीएस अधिकारी कौन थे। और दूसरा पॉइंट, भारत के पहले आईएएस कौन थे। कमेंट कॉलम में आंसर करिएगा। पंजाब की बात करें तो मशहूर कॉमेडियन भगवंत मान की इस समय यहाँ पर सरकार है। कौन है गवर्नर, कमेंट कॉलम में छाप दीजिए। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है पॉक्सो अधिनियम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है बेटा, ये वाली न्यूज सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉक्सो अधिनियम लागू किया जाएगा। ये फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आपको बताऊंगा पॉक्सो अधिनियम तो आप भी कहेंगे ये तो फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। असम सरकार ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराने का फैसला किया है। इस कदम के पीछे प्रमुख कारण राज्य में उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर है, जिसका प्रमुख कारण बाल विवाह है। राज्य में लगभग 31% विवाह निषिद्ध आयु वर्ग में किए जाए। ठीक है, याद रखिएगा। पॉक्सो अधिनियम की कुछ बात कर लेते हैं। तो पॉक्सो अधिनियम, जिसका हिंदी में नाम है यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो अधिनियम। तो पॉक्सो अधिनियम 2012 का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण को समाप्त करना है। पॉक्सो अधिनियम में एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी जो भी 18 वर्ष से कम है वो बच्चों की श्रेणी में आता है। यह एक कम उम्र के बच्चे और एक वयस्क के बीच यौन संबंध को अपराध बनाता है। न्यूनतम सजा इसके अंतर्गत 7 साल होती है और इस अधिनियम के अनुसार इन मामलों में 2 महीने एफआईआर दर्ज होने की तारीख से लेकर अंदर जांच और 6 महीने में सुनवाई पूरी करी जाती है। तो याद रखिएगा पॉक्सो अधिनियम के बारे में भी, और न्यूज को भी याद रखिएगा कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉक्सो अधिनियम लागू होगा। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है 24 जनवरी को, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था शिक्षा दिवस, इसके अलावा मैंने बालिका दिवस भी बताया था, और 24 जनवरी को ही अपना प्यारा उत्तर प्रदेश भी स्थापना दिवस मनाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने शुरू करी थी और 2018 से इसे हर साल मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में इसे मान्यता दी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट है 2023 की थीम, जो कि रही है इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। राज्यव्यापी कार्यक्रम 24 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक इसमें आयोजित करे जाएंगे, याद रखिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं 26 जनवरी आ रही है यानी हमारा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड भी दिए जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर आप नज़र बनाकर रखना। जैसे 1 फरवरी को जब बजट पेश किया जाएगा तो उस पर भी आप पूरी नज़र गड़ाए रखना। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं इस टाइप की। ठीक है, बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ पर जाने से पहले और कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। 220 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा भी साझा करता है। राजधानी है लखनऊ, आधिकारिक भाषा हिंदी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। विधायिका की द्विसदनी परिषद में 100 सीटें हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है एक नई पुस्तक से, जिसका नाम है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। बुक का नाम है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। तो अश्विन फर्नांडिस ने इस पुस्तक को लिखा है। इसका नाम है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। याद रखिएगा, इनके राइटर अश्विनी फर्नांडिस। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था। पुस्तक भारत के ज्ञान वर्चस्व, नए उभरते भारत में बदलते रुझानों को दर्शाने वाली यात्रा पर केंद्रित है। इसे डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने लिखा है, जो मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया में क्यूएस रैंकिंग के प्रमुख है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बुक्स से बात आई है तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने 3-4 रोज पहले ही एक वीडियो किया था शाम की क्लास का, जाकर आप देख सकते हैं, जहां पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लगभग 30 मैंने डिस्कस करी थी, और वो 30 की 30 वो पुस्तकें थी जो पुराने समय में एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बढ़ते हैं आज की अंतिम न्यूज़ की तरफ। अंतिम न्यूज है राष्ट्रपति जी से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किए हैं। कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, समाज सेवा और खेल सहित 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को इस बार
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, याद रखिएगा। 11 बच्चों को दिए गए हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताया करें। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है ना तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है गाइज, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर इस चैनल के साथ लाभ उठा सके। और जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हो ना, वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जितने भी लोग वीडियो को देख चुके हो वो सारे लोग लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलना। आपका दिन बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।